इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12 के विषय हिंदी की पूरक पुस्तक वितान का दूसरा पाठ, जिसका शीर्षक है जूझ, उसके प्रश्नों के उत्तर मैं बताऊंगी। इसमें पहला प्रश्न है, जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार होगा कि शीर्षक जो है वो किसी भी रचना के मुख्य भाव को व्यक्त करता है, और इस पाठ का शीर्षक जूझ पूरे अध्याय में व्याप्त है कि कैसे एक किशोर अपने जीवन में संघर्ष करता है, कैसे वो जूझता रहता है अपनी परिस्थितियों से। जूझ का अर्थ भी होता है संघर्ष, और इस कथा में जो नायक है आनंद, वो पाठशाला जाने के लिए संघर्ष करता है। यह एक किशोर के देखे और भोगे हुए गवई जीवन के खुरदुरे यथार्थ वो परिवेश को विश्वसनीय ढंग से व्यक्त करता है। इसके अतिरिक्त आनंद की माँ भी अपने स्तर पर संघर्ष करती है। लेखक के संघर्ष में उसकी माँ देसाई सरकार मराठी व गणित के अध्यापक ने सहयोग दिया, अतः यह शीर्षक सर्वथा उपयुक्त है। इस कहानी के कथानायक में संघर्ष की प्रवृत्ति है। उसका पिता उसको पाठशाला जाने से मना कर देता है। इसके बावजूद कथानायक माँ को पक्ष में करके देसाई सरकार की सहायता लेता है। वह दादा वो देसाई सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखता है तथा अपने ऊपर लगे आरोपों का उत्तर देता है। आगे बढ़ने के लिए वो हर कठिन शर्त मानता है। पाठशाला में भी वह नए माहौल में ढलने, कविता रचने आदि के लिए संघर्ष करता है। इस प्रकार यह शीर्षक कथानायक की केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। इस पाठ का अगला प्रश्न है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। इस प्रश्न के उत्तर में हम कह सकते हैं कि लेखक की पाठशाला में मराठी भाषा के अध्यापक सौंदलगेकर कविता के अच्छे रसिक व मर्मज्ञ थे। वे कक्षा में सस्वर कविता पाठ करते थे तथा लय, छंद, गति, यति, आरोह अवरोह आदि का ज्ञान कराते थे। लेखक इनको देखकर बहुत प्रभावित हुआ। इससे पहले उसे कवि दूसरे लोक के जीव लगते थे। सौंदलगेकर ने उसे अन्य कवियों के बारे में बताया। वह स्वयं भी कवि थे। इसके बाद आनंद को यह विश्वास हुआ कि कवि उसी की तरह आदमी ही होते हैं। एक बार उसने देखा कि उसके अध्यापक ने अपने घर की मालती लता पर, यानी कि मालती के पौधे की लता पर कविता लिख दी। तब उसे लगा कि वह अपने आसपास के दृश्यों पर कविता बना सकता है। इस प्रकार उसके मन में स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास पैदा हुआ। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न जो है, श्री सौंदलगेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविता के। तीसरा प्रश्न है, श्री सौंदलगेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। इस प्रश्न का उत्तर हम कह सकते हैं, श्री सौंदलगेकर जो लेखक के पाठशाला में मराठी के अध्यापक थे। लेखक बताता भी है इस बात को कि पढ़ाते समय वे स्वयं में रम जाते थे। उनका कविता पाठ पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेज़ी कविताएं भी कंठस्थ थी। पहले वे एकाध कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते। उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुनाकर दिखाते। वे स्वयं भी कविता लिखते थे।
याद आई तो वे अपनी भी एकाध कविता सुना देते। यह सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए लेखक को अपना भान ही नहीं रहता था। लेखक अपनी आँखें और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोककर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति आदि पर ध्यान देता था। उससे प्रभावित होकर लेखक भी तुकबंदी करने का प्रयास करता था। अध्यापक लेखक की तुकबंदी का संशोधन करते तथा उसे कविता के लय, छंद, अलंकार आदि के बारे में बताते। इन सब कारणों से लेखक के मन में कविताओं के प्रति रुचि जगी। इस उत्तर के साथ ही अगला प्रश्न यानी कि जो चौथा प्रश्न है, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। कविता के प्रति लगाव से पहले लेखक को ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। उसे ऐसा लगता था कि कोई न कोई हमेशा साथ में होना चाहिए। उसे किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। कविता के प्रति लगाव के बाद उसे अकेलेपन से ऊब नहीं होती। अब वह स्वयं से ही खेलना सीख गया। पहले की अपेक्षा अब उसे अकेला रहना अच्छा लगने लगा। इस स्थिति में वह ऊंची आवाज़ में कविता गा सकता था। वह अभिनय भी कर सकता था। वह थुई थुई करके नाच भी सकता था। इस तरह अब उसे अकेलापन आनंद देने लगा था। पांचवा प्रश्न जो है, आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का तर्क सहित उत्तर दें। पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था। लेखक का दृष्टिकोण पढ़ाई के प्रति यथार्थवादी था। उसे पता था कि खेती से गुजारा नहीं हो। यथार्थवादी से मतलब उसे सत्य का पता था। वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए पढ़ना चाहता था। वो कोई विचारक या चिंतक नहीं बनना चाहता था। वो जानता था कि खेती से गुजारा होने वाला नहीं है। पढ़ने से उसे कोई न कोई नौकरी अवश्य मिल जाएगी और गरीबी दूर हो जाएगी। वह सोचता भी है, पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में मिलेंगे, हाथ में 4 पैसे मिलेंगे। लेखक के पिता जो है उसकी शिक्षा में बाधा डालते हैं, तो उस गांव के दत्ताजी राव ने पिता को धमकाया तथा लेखक को पाठशाला भिजवाया। यहाँ तक कि खुद खर्चा उठाने तक की धमकी लेखक के पिता को दी। इसके विपरीत लेखक के पिता का रवैया एकदम अनुचित था। उसकी यह सोच, तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है, मुझे मालूम है, बालिस्टर नहीं होने वाला है तू। बालिस्टर अर्थात बैरिस्टर। तो एकदम प्रतिगामी था वह। ये एकदम प्रतिगामी विचार था उसका। वह खेती के काम को ज़्यादा बढ़िया समझता था तथा स्वयं अय्यासी करने के लिए बच्चे को खेती में झोंकता था। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी माँ को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा न लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता, ये अनुमान लगाना है हमें। और इस घटनाक्रम से हम सभी परिचित हैं कि दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी माँ को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि दोनों ने झूठ का सहारा नहीं लिया होता तो दत्ताजी राव उसके पिता पर दबाव नहीं दे पाते। लेखक के पिता द्वारा दिए गए
काम ही करता रहता, उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती, वह सारा जीवन खेती में ही लगा देता। इस झूठ के बिना हमें यह प्रेरणादायक कहानी भी नहीं मिल पाती। इस तरह कभी कभी एक झूठ भी मनुष्य व समाज का विकास करने में सक्षम होता है, यदि वो झूठ किसी के हित के लिए बोला जाए। धन्यवाद।